हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो रात्रि के लगभग आपका 8:30 बज रहा है, ठीक। और ये बिल्कुल हमने मतलब जो पहले आपको बताया कि कोरोना का जो विपरीत परिस्थिति चल रही है, इसमें हमारे द्वारा निःशुल्क और जन कल्याण के उद्देश्य से क्लासेस वगैरह ली जा रही है। तो इस क्लास का बिल्कुल आप आनंद लीजिए, ज्ञान का अर्जन कीजिए, ठीक। ये क्लास मैंने आपको बता दिया कि सभी के लिए 11-12 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ACF की तैयारी कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम के लिए ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी क्लास है, ध्यान रखेंगे, ठीक। इसमें किसी प्रकार का शुल्क अगर आपको नहीं लगना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा एक क्लास हमने कल लिया था, आज हम दूसरी क्लास यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। देखिए, सेल हमारे पास क्या होती है, 2 टाइप्स होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ सेल अपन देखेंगे तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, 2 टाइप्स ऑफ सेल पढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन हम क्या करेंगे कि दोनों को यहाँ पर मिला करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं और उसके बेस पे फिर आपको डिफरेंशिएट कर देंगे कि क्या प्लांट सेल में पाया जाएगा और क्या एनिमल सेल में उपस्थित रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की हम बात करते हैं। ये हो गया देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती है, कुछ फोल्डिंग पाई जाती है। फोल्डिंग को हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अभी इसकी हमको जरूरत भी पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग अपने को दिखाई दे रही है, इस फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर माइक्रोविलाई। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये माइक्रोविलाई कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक हुआ क्या आपका यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या हुआ आपका माइक्रोविलाई, ठीक। तो माइक्रोविलाई आपको ध्यान रखना है। इंटरडिजिटेशन मतलब ये क्या है, इंटरडिजिटेशन मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसा करके फोल्डिंग, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। क्या बना देती है आपका, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इंटरडिजिटेशन या इनर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज माइक्रोविलाई। ये क्या कहलाती है, आपका माइक्रोविलाई कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अब यदि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में यहां पर आउटर मोस्ट जो लेयर है वो होती है सेल वॉल। यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो लेयर क्या होगी, आपका सेल वॉल होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक। मतलब जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखिए। ये लेयर हमने क्या बना दिया यहां पर, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आया समझ में, सेल वॉल या कोशिका भित्ति हमने बना दिया, आया समझ में। अब यहां पर देखिए कि हम आगे चल करके लिखेंगे सेल वॉल अकर ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेल है, सेल के अंदर में लिक्विड पाया जाएगा। सेल के अंदर में क्या पाया जाएगा, आपका ये लिक्विड पाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर लिक्विड हो गया। इसके अलावा आपको सेल के अंदर में क्या मिलेगा, ये न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, ये न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा करके डबल मेम्ब्रेन रहेगी। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहेगी, ऐसा ये डबल मेम्ब्रेन रहेगी। इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आगे चल के बताऊंगा मैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें ऐसा करके फोल्डिंग बनेगी। इस फोल्डिंग के द्वारा बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्या बनेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी फिलहाल आप उतना नहीं जाते हैं, अपन सिंपल समझते हैं। अपन सिंपल समझते हैं, ये न्यूक्लियस बन गया। क्या बन गया आपका, ये न्यूक्लियस या केंद्रक बन गया, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया यहाँ पर, न्यूक्लियस बना दिया। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये बन गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या इसी को हिंदी में अपन क्या बोल देते हैं, ये केंद्रक हो गया। न्यूक्लियस है केंद्रक। अब ये ध्यान देना कि ये जो कोशिका है यहां पर ये लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, यहां पे ये लिक्विड भरा हुआ है पूरा ये, ठीक। तो ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं यहां पर साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म का ही दूसरा नाम क्या है ध्यान रखना है आपको, इसी को हम बोल देते हैं ये साइटोसॉल। और क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, ये साइटोसॉल वर्ड भी इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस है या केंद्रक है, तो न्यूक्लियस के अंदर में भी एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है। तो न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड को हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना आपका, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इसको एक साथ मिला के अपन क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म क्या हुआ, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के एक साथ मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म बोलने का मतलब क्या हुआ, जीव द्रव्य। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो लिक्विड है मतलब ये न्यूक्लियस है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आपका न्यूक्लियस के बीच में जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी हो गई आपका यहां पर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। मतलब आपको ध्यान रखना है ये केंद्रक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, केंद्रक है। इसके चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन, डबल लेयर वाली मेम्ब्रेन जो पाई जा रही है, ये डबल लेयर वाली मेम्ब्रेन क्या है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बोलने का मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हम, साइटोसॉल बोलते हैं। जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो लिक्विड पाया जा रहा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के एक साथ मिला के क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आया अच्छे समझ में ये। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर में ऐसा आपने कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर में क्या मिलेगा, ऐसा है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, एक गोलाकार संरचना मिलेगी। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहां पर न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको हम, ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हिंदी में बोला जाता है आपका केंद्रिका। क्या बोलते हैं इसको अपन, केंद्रिका। ये हुआ क्लियर। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो केंद्रक है या न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। आया समझ में। और ये जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे ऐसा अपने को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। न्यूक्लियोलस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा, धागेनुमा संरचना दिखाई देगी। तो जो धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन। क्या बोलते हैं इसको हम, ये क्रोमेटीन कहा जाता है, ध्यान रखना। और यही क्रोमेटीन आगे चल करके जब स्मॉल सेगमेंट्स में टूट जाता है, क्या हो जाता है, ये स्मॉल सेगमेंट में टूट जाता है। और स्मॉल सेगमेंट में टूटने के बाद क्वाइल्ड हो जाता है, कुंडलित हो जाता है, रस्सी के समान कुंडलित हो जाता है, तब इसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। आया समझ में। मतलब न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना, वो क्रोमेटीन है। क्रोमेटीन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सेगमेंट्स एंड क्वाइल्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमेटीन छोटे छोटे खंडों में टूटकर कुंडलित हो जाते हैं और इन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। मतलब क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में होता है डीएनए और एक प्रकार की प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को, आगे चल के पढ़ेंगे। क्या कहलाती है प्रोटीन आपका, हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये एक बेसिक प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की प्रोटीन होती है। ये क्रोमोसोम में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। आया समझ में अच्छे से ये। चलिए ये भी स्टोरी हमारी अंदर के लगभग क्लियर हो गई। आगे चल कर इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर अपने को समझना क्या चीज है, और देखो ये जैसे कोशिका है, तो कोशिका को बनाने वाले कौन है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर में केंद्रक मिला आपको, केंद्रिका मिल गई। आया समझ में। इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा, इसी के अंदर में आपको ये मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलेगा आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ये आया समझ में, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अलावा यदि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल है तो यहाँ पे ऐसा करके क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। यदि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर में क्या मिलेगा अपने को, ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। आया समझ में। ये इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है।
तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये सब क्या कहलाते हैं स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग हैं ये, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं सबको, ये इनको बोला जाता है आपका ये सेल ऑर्गेनेल्स, क्या कहलाते हैं आपका ये सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, या हिंदी में इसको अपन क्या बोल देते हैं ये कोशिकांग, इसको अपन क्या बोलते हैं कोशिकांग कहते हैं। मतलब ये जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, या इनको अपन कोशिकांग कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, ये तो हो गया क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हुआ आपका यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ये क्या हुआ आपका क्लोरोप्लास्ट। आया समझ में। इस क्लोरोप्लास्ट के अलावा ये स्ट्रक्चर यहां पर मिलेगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, मतलब एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो आकाशीय पिंड के समान दिखाई देगा, एस्ट्रल बॉडीज के समान। एस्ट्रल बॉडीज में अपन देखते हैं ना कि उसमें से लाइटनिंग रेज निकलते रहती है, लाइट की रेज निकलती रहती है, तो वैसे ही ये स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रहा है। आया समझ में। तो इसमें ये जो रेज अपने को निकल रही है ये स्ट्रक्चर कहलाता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेंट्रोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम ध्यान रखना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका ध्यान रखेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर आपका सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये हो गया क्या आपका सेंट्रोसोम। तो अब यहाँ पर पॉइंट को समझना, हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम अकर ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम की पोजीशन कहाँ पर है, जस्ट आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के ठीक बाहर इसकी स्थिति है, आपको ध्यान रखना है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम अकर ओनली इन एनिमल सेल, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। और आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल अकर ओनली इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। आया समझ में भाई, प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में सेल वाला क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। सेम उसी तरीके से सेंट्रोसोम अकर ओनली इन एनिमल सेल, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल एनिमल्स का बेसिक डिफरेंस होता है, अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या होता है कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसके अंदर में, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, ये वैक्यूल्स कहा जाता है। आया में वैक्यूल्स हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, ये रिक्तिका। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, रिक्तिका कहा जाता है। तो ये जो रिक्तिका है इसके अंदर भरा होता है वाटर और मिनरल्स। रिक्तिका के अंदर में क्या भरा होता है, वाटर और मिनरल्स भरा होता है, जल और खनिज लवण भरा होता है। तो द साइज ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल इज लार्जर देन एनिमल सेल। मतलब जो वैक्यूल है रिक्तिका पौधों में या प्लांट सेल में बड़े आकार की होती है, जबकि एनिमल सेल में इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का मैं समझता हूँ आपका क्लियर हो गया। अभी अपन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और समझते हैं, कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स अपने को मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक। तो एनिमल सेल में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, न्यूक्लियस। और प्लांट सेल में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल का लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या एनिमल सेल में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो एनिमल सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स कौन सा हुआ, तो एनिमल सेल में लार्जेस्ट बोलेंगे सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो केंद्रक आंसर देना है। और प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट आप आंसर देंगे। तो ये ध्यान रखना कि जब हम रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं, श्वसन की क्रिया को पढ़ते हैं, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल अपने को मिलता है। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पढ़ते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का डिटेल अपने को पढ़ने को पड़ता है। आया समझ में। अब ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है। ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आया समझ में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, राइबोसोम कहलाएगा। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया राइबोसोम। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से अटैच है, ध्यान रखेंगे।
आया समझ में। तो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम को आगे चल के हम पढ़ेंगे, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, सबसे छोटा कोशिकांग है। इसको हम आगे चल के बताएंगे। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज इट इज द प्लेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यही क्या है, आपका प्रोटीन फैक्ट्री है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और मिलेगा यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका गोल्जी बॉडी। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, ध्यान रखना, ये गोल्जी बॉडी के नाम से स्ट्रक्चर को हम जानते हैं। ये स्ट्रक्चर हुआ राइबोसोम, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका, ये गोल्जी बॉडी हो गया। ये हो गया आपका यहाँ पर गोल्जी बॉडी के नाम से स्ट्रक्चर को अपन जानते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा हमारा एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यदि एनिमल सेल है तो इसमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, लाइसोसोम के नाम से इसको जाना जाता है। आया समझ में। तो लाइसोसोम का भी आपको जाना है। तो लाइसोसोम अकर ओनली इन एनिमल सेल। लाइसोसोम की उपस्थिति किसका लक्षण है, एनिमल सेल का। तो सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम अकर ओनली इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल अकर ओनली इन प्लांट सेल। तो ऐसे करके प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस होता है। तो ये पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा एक सेल ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई दे रहा है, और एक बेसिक डिफरेंस आपका क्लियर हो गया कि प्लांट सेल एनिमल सेल का क्या डिफरेंस होता है। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, प्लांट सेल एनिमल सेल का जो प्रॉपर डिफरेंस होता है वो आपको नोट करा देंगे, और साथ ही उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं या जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में कंटिन्यूअस हम लोग स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि जो कोरोना की विपरीत परिस्थिति चल रही है इसमें आप अपने जीवन की गतिशीलता को बनाए रखिए। थोड़ा बहुत भी जो आपको टाइम मिल रहा है तो यदि घर में बैठे हुए हैं तो प्रॉपर अपना हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आए समझ में। ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह मोबाइल वगैरह के पीछे आप मत भागिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि आपके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल ये टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपनी डिमांड पर भी आपका टॉपिक मेरे को बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक में ये मुझे क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो उसको भी आपको क्या है क्लियर किया जाएगा। और साथ ही आपको मैं एक पर्टिकुलर टाइम भी बता दूंगा मैं कि उस टाइम पे क्या है कि आप लोग मेरे से डायरेक्ट अपने एग्जाम से संबंधित जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखना है सभी बच्चों के लिए है, 9th क्लास से लेकर के समझ जाइए 12th क्लास तक के बच्चे, मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में जो बच्चे दे रहे हैं या फिर आपका ACF एग्जाम जो दे रहे हैं, उन सभी के लिए मतलब एक जन कल्याण की दृष्टि से कार्य को किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है यदि उसको मैं आप लोगों को सर्कुलेट नहीं करूंगा या उसको नहीं पढ़ूंगा, भाई मेरी एक हैबिट है ये कि भाई मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करना है। जिस सब्जेक्ट में मैंने अपना 26-27 साल लगा दिया है, तो यदि उससे मैं दूर होता जाऊंगा तो ज्ञान मेरा खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान को कभी खत्म नहीं होने देना, उसको सर्कुलेट करना है। इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट